जैसे जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ते जा रहा है। पहला पेपर पीसीएम वालों के लिए 12th में जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स साइंस वाले बच्चे हैं और जिनका मैथमेटिक्स है, उनका पहला पेपर फिजिक्स है और 21 फरवरी को है। उसके बाद केमिस्ट्री और 8 मार्च को मैथमेटिक्स का पेपर है। अभी वो समय है जो आपको कंप्लीटली मतलब विथ फुल ऑनेस्टी एंड कंप्लीट डेडिकेशन के साथ आपको रिवीजन प्रैक्टिस और इस समय आप जितना मैक्सिमम सैम्पल क्वेश्चन पेपर हो जाए या क्वेश्चन बैंक हो गया या एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर, इस पर फोकस करना चाहिए ताकि बोर्ड में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यदि बात किया जाए तो आज हम मतलब सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं और इसमें एमसीक्यू सेक्शन को आज डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू सेक्शन आपको सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से 20 क्वेश्चंस जो है दैट इज 1 मार्क के होते हैं और वो एमसीक्यू होते हैं। वहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन का भी होता है। तो इसमें हम लेक्चर 1 जो कि एमसीक्यू सेक्शन को डील करेंगे और इसको डिस्कस करने से पहले हम एक बार पेपर का एनालिसिस करना चाहेंगे कि मतलब कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। बहुत सारे बच्चे को अभी तक ये मतलब कंप्लीटली ये पता नहीं है कि किस पोर्शन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जानते हैं लेकिन कुछ बच्चे को अभी भी मतलब डाउट है कि कहाँ से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और यदि आप बोर्ड का कैंडिडेट है तो आपको ये ज़रूर जानना चाहिए। इनफैक्ट ये जितने भी मेंटर्स हैं और पेरेंट्स हैं मतलब गार्जियन हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि यदि आपके बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको किस तरीके से तैयारी होना चाहिए और कैसे मतलब प्लानिंग करना चाहिए ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सके। तो पेपर का एनालिसिस यदि हम करना चाहेंगे तो ये टोटल आपका मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। पूरे पेपर में 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है और इसमें जो फर्स्ट हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है दैट इज कैलकुलस। कैलकुलस मतलब 12th बोर्ड के लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मतलब फर्स्ट हाईएस्ट वेटेज है और आप देख पा रहे हैं 35 मार्क्स के क्वेश्चन जो है कैलकुलस से आने वाला है। 2 पार्ट है कैलकुलस के, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। दोनों ही पार्ट से बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आने वाले हैं और मतलब मिला करके टोटल कैलकुलस से 35 मार्क्स के। उसके बाद जो सेकेंड हाईएस्ट वेटेज है दैट इज वेक्टर एंड 3D। वेक्टर की बात किया जाए तो उसमें आपको डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और जो मतलब अलजेब्रा और वेक्टर है वहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। और 3D में मतलब डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो एंड लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन मतलब कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन। या ये क्वेश्चन तो जरूर मतलब 99% चांसेज है कि स्क्यू लाइन का क्वेश्चन आने वाला है। मतलब वो वेक्टर ज़्यादातर मतलब वेक्टर या नहीं तो कार्टेशियन, वेक्टर में ज़्यादातर आता है वेक्टर फॉर्म में। खैर 2 फॉर्म आते हैं उसके। प्रोबेबिलिटी में यदि बात किया जाए तो प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट और फिर आपका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेज थ्योरम। बेज थ्योरम से तो मस्ट है, बेज थ्योरम इज हाईली इंपॉर्टेंट। मतलब 99% चांसेज है कि बेज थ्योरम का एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। और उसके बाद रैंडम वेरिएबल जहाँ पर आप मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और फिर वेरिएंस तो ये पूछा जा सकता है। मतलब मीन मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग जहाँ पर मैक्सिमाइजेशन और एंड मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन आता है और इसके लिए फिजिबल रीजन जानना जरूरी है। 2 टॉपिक वहाँ है, एक बाउंडेड रीजन एंड अनबाउंडेड रीजन। तो मतलब वहाँ से 2 टॉपिक। और रिलेशन फंक्शन में इक्विवेलेंस रिलेशन की बात किया जाए तो इक्विवेलेंस रिलेशन से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। मतलब आपको कोई रिलेशन दिया रहेगा एंड प्रूव दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस, तो उसमें आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूफ करना रहता है। तो रिलेशन से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। फंक्शन की बात किया जाए, हालांकि फंक्शन कैलकुलस के अंदर ही आता है। वो कैलकुलस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो फंक्शन है बट वो अलग से रखा गया है रिलेशन फंक्शन। इसी फंक्शन के अंदर आपको ITF भी आता है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो वो दोनों मिला करके फिर आपका अलजेब्रा जो कि यहाँ से मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चन और इसमें मतलब सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन जो है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहाँ से आपको मतलब एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है।
मतलब ए इनवर्स, पहले तो लीनियर इक्वेशन 3 लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा 3 वेरिएबल में, फिर आपको इनवर्स निकालना रहेगा और तब जाकर के पूछ देता है कि हेंस सॉल्व दिस, तो वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब मिला करके। तो ये आपका मतलब पेपर का कंप्लीट एनालिसिस है, 80 मार्क्स का जो पेपर होने जा रहा है इसके लिए। तो अभी जो है हम मतलब एमसीक्यू सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इस एमसीक्यू सेक्शन को देखते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे पेपर को एनालिसिस मतलब बहुत सारे पेपर को सॉल्व कर दिया है। सीबीएसई के तरफ से एक सैम्पल पेपर दिया गया था जो मतलब मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद 2024 लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसको भी मैंने डिस्कस किया है और काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। और सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 वो भी मेरा मतलब अलग से जो मार्केट में आप देखेंगे तो बहुत सारे पब्लिकेशन का सैम्पल क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, आप किसी भी पब्लिकेशन का ले करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 है ये, और एमसीक्यू सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें ये आपका पहला क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि किस तरह का क्वेश्चन है। यह आपका आईटीएफ का क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। अब इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाने के लिए आपको एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डायरेक्ट आप फार्मूला नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर 10 के अंदर 15π/4 दिया हुआ है। तो मेरा सबसे पहला टारगेट ये है कि 10 इसको हम कन्वर्ट करेंगे। इसको क्या करेंगे तो मतलब पाई 0 से π/2 के बीच में इसको ले जाएंगे। एक्यूट एंगल के टर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो इसको हम क्या लिखना चाहेंगे? दिस इज tan इनवर्स है, तो हम क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 10। अब भाई 15π/4 है, तो सोचिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2π, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 15π/4 का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे 4π - π/4 आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये tan इनवर्स, और ये tan इनवर्स के अंदर हो रहा है सारी बातें। तो tan इनवर्स इसको हमने बराबर ब्रैकेट tan 4π माइनस, देखिए यहाँ पर 4π, तो एक राउंड लगाएंगे तो 2π होगा और दोबारा एक राउंड लगाएंगे तो ये 4π होगा। तो 4π आपको यहाँ पर मिलेगा और 4π में से आप π/4 माइनस करेंगे तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो निगेटिव होता है। तो tan 4π - π/4 ये हो जाएगा आपको -10 π/4 अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स, और tan π/4 1 होता है और ये माइनस है तो -1 हो जाएगा। मतलब tan इनवर्स -1 है हमारे पास। और अब आपको देखना है कि कितने डिग्री का वैल्यू मतलब किस एंगल के लिए -1 होता है। तो चूंकि tan इनवर्स का यदि आपको रेंज पता होगा तो -π/2 से π/2, यहाँ पर -π/2 और π/2 पे ओपन, मतलब -π/2 से लेके π/2। तो हमको लिखना है निगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लिखना है, तो वो हो जाएगा आपको -π/4। हालांकि tan सेकेंड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है, बट tan का जो रेंज होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। तो -π/4 इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसी चीज़ को आप चाहे तो मेथड 2 से भी आप बना सकते हैं। मेथड 2 क्या है? आप इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स, और ये जो -10 है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 - π/4। अब ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, मतलब tan रिजल्ट है tan इनवर्स tan थीटा, तो ये हो जाता है थीटा। लेकिन थीटा जो होना चाहिए वो उसके प्रिंसिपल डोमेन में लाई करना चाहिए। मतलब क्या? थीटा शुड बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। तो ये जो -π/4 है ऑफ कोर्स इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं -π/4। तो मतलब इसका आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है tan इनवर्स tan थीटा, ये बहुत सारे लोग इसको भी लगा देता है कि tan इनवर्स tan थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, मतलब tan इनवर्स tan थीटा की जगह 15π/4 ये हो जाएगा। तो ये यदि आप लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्योंकि आप ये प्रॉपर्टी तभी लगा सकते हैं जब थीटा आपका -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में हो, इस इंटरवल में यदि वो लाई कर रहा है तो ही ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, अदरवाइज नहीं।
तो आप या तो आप ऐसे बना सकते हैं या नहीं तो ऐसे बना सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, मतलब यदि हम कोई प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो उसका जो कंडीशन है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अगेन कैलकुलस का 35 मार्क्स के कैलकुलस है। तो कैलकुलस का क्वेश्चन तो आपको फ्रीक्वेंटली मिलेगा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो क्वेश्चन नंबर 2 है और देखिए आपको एमसीक्यू में पूछा जा रहा है। एमसीक्यू में कैलकुलस का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, और वो भी डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। और ये स्पेशल इंटीग्रल, लोगों को ये नहीं पता चलता है कि करना क्या है, मतलब कौन सा मतलब मेथड लगाया जाए। तो भाई आप देख पा रहे हैं कि ये डायरेक्ट आपका स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन है। स्पेशल इंटीग्रल में यदि आपको याद होगा टोटल 9 रिजल्ट है, 1/x² प्लस a² 1/a² माइनस x² और 1/x² माइनस a²। टोटल इस तरीके से 1/x² प्लस a² 1/a² माइनस x² और 1/x² माइनस a²। तो ये टोटल 3 बिना रूट का और 3 रूट का और 3 यही रूट ऊपर चला जाएगा। तो खैर अभी जो हमारे पास दिया वो काफ़ी आसान है। इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे 0 to a और इसको हम लिखने वाले हैं 1 + 2x का होल स्क्वायर एंड दिस इज dx और ये हुआ। अब आप देखिए ये 1/1 प्लस x² का फॉर्म है। तो ये डायरेक्ट आपको यहाँ पर a के जगह 1 है, आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस x² dx, तो ये आपका होता है tan इनवर्स x प्लस सी, tan इनवर्स x प्लस सी। खैर ये अभी डेफिनेट इंटीग्रल है तो हम केवल tan इनवर्स x लिखेंगे। तो tan इनवर्स x के जगह यहाँ पर 2x है तो हम लोग 2x लिखेंगे। और क्या करेंगे एक चीज़, मतलब जिस x का जो कोफिशिएंट है, जो नंबर है, उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 1/2। अब चूंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो जो लिमिट है आप वो लिमिट रख दीजिए। तो 0 to a। अब यहाँ से ये 1/2 एंड दिस इज ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2x एंड दिस इज 0 to a। ये हो जाएगा आपको 1/2। एक बार अब आपको a रखना है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, a रखेंगे तो tan इनवर्स 2a और माइनस tan इनवर्स 0। तो ये आपको मिल जाएगा 1/2 एंड दिस इज tan इनवर्स 0 तो 0 होता है तो tan इनवर्स 2a। अब आप क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, ये जो है π/8 के बराबर है। तो भाई इसको हम क्या करेंगे 1/2 tan इनवर्स 2a दिस इज इक्वल टू π/8। भाई साहब ये कटेगा 2 4 जा 8 होगा तो tan इनवर्स 2a इक्वल टू π/4। अब यहाँ से यदि देखा जाए तो tan इनवर्स 2a π/4 है तो 2a इक्वल टू क्या हो गया tan π/4। यदि यहाँ पर हम 2a इक्वल टू tan π/4 लगाएंगे तो tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ से a का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1/2। तो यदि आपको स्पेशल इंटीग्रल का रिजल्ट याद है तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं, नहीं तो फिर आपको परेशानी होगी। तो ये a का आंसर, मतलब a का जो वैल्यू आया दैट इज 1/2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही आंसर है। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन कैलकुलस का क्वेश्चन है और ये आपको मोनोटोनिसिटी से है, डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन है, एओडी के अंदर आता है। क्या बोल रहा है कि y इक्वल टू आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है एंड दिस इज डिक्रीजेज फॉर द वैल्यू ऑफ x गिवन बाय दिस। तो मोनोटोनिसिटी में मतलब दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए और दूसरा डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। इंक्रीजिंग के लिए ये कॉन्सेप्ट है कि dy/dx उसका पॉजिटिव आना चाहिए और डिक्रीजिंग के लिए dy/dx निगेटिव आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका dy/dx निकालेंगे, डिफरेंशिएट करके मतलब डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर उसका साइन स्कीम बनाएंगे, जहाँ पर वो निगेटिव आएगा वहाँ पर वो मतलब डिक्रीजिंग होगा। तो आइए इसको हम बनाते हैं, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं dy/dx। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज, इसको हम लोग लिख सकते हैं dy/dx। ये हमारा dy/dx होगा और dy/dx आपका यदि आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर u × v पर है, तो मैंने x का डिफरेंशिएशन किया तो ये 1 हुआ और ये x - 3 का होल स्क्वायर प्लस x को मैंने छोड़ दिया तो 2 × x - 3। अब आप देखें तो इसमें से x - 3 आपका कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आप ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा आपको x - 3 और यहाँ पर आपको बचेगा 2x। भाई आप इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलने वाला है
2x प्लस एक्स, ये मिलेगा 3x एंड दिस इज -3। यहाँ से 3 हम लोग बाहर कर सकते हैं, तो x माइनस 3 एंड दिस इज x माइनस 1। इस 3 को मैंने डायरेक्ट यहाँ पर रख दिया। यदि आप क्रिटिकल पॉइंट की बात करेंगे, मतलब क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलेगा, तो dy बाई डी को इसके लिए जीरो करना होगा। dy बाई डी को जीरो करिए। यदि हम dy बाई डी को जीरो करेंगे तो हमको x का वैल्यू मिलेगा 3,1, और ये जो 3,1 है ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। इसको नंबर, अब साइन स्कीम बनाएंगे तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो दिस इज 1 एंड दिस इज 3। साइन मतलब कैसे प्लॉट होगा, तो चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, अल्टरनेट साइन होगा। अब आप देख लीजिए कि किस इंटरवल में ये मतलब निगेटिव है, तो dy बाई डी आपका यहाँ पर निगेटिव है, इसका मतलब फंक्शन इधर डिक्रीज करेगा, इसमें इंक्रीज करेगा, इसमें इंक्रीज करेगा। यदि इंक्रीजिंग पूछता तो वो भी मतलब यहाँ ये इंटरवल लेते हैं, और चूंकि डिक्रीजिंग पूछा है तो हम बोल सकते हैं कि fx जो है, fx डिक्रीजेज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से 3। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका सही आंसर है। देखिए चूंकि मतलब अभी हमको समझाना पड़ रहा है, भले ही ये MCQ क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि हमको समझाना है तो मतलब हम स्टेप्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसीलिए मतलब हमको टाइम लग सकता है। लेकिन यदि आपको केवल बनाना हो, केवल टिक करना है, तब तो बहुत फटाफट कर सकते हैं। मतलब एक लाइन में तुरंत dy बाई डी लिख करके और ये क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके प्लॉट करके, मतलब विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस। अगेन ये आपका कैलकुलस का क्वेश्चन है, और ये एरिया अंडर कर्व के अंदर आता है, और मतलब इंटीग्रल कैलकुलस जो है वहाँ का क्वेश्चन है। तो एरिया अंडर कर्व का जो क्वेश्चन है, तो उसमें आपको ग्राफ देखना है कि ग्राफ कैसे होगा। यदि आपका ग्राफ सही प्लॉट होगा तो आपका क्वेश्चन सही बनेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला काम यही होगा कि इसका ग्राफ प्लॉट करना। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो हम इसको वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी तो समझ सकते हैं, एंड द लाइन वाई इक्वल टू 4। तो देखिए इसका ग्राफ बनेगा कैसे, ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है दिस इज पैराबोला, ये पैराबोला है। और ये पैराबोला किस तरह का है भैया, तो ये अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड क्यों अपवर्ड हुआ, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर होता तो ये निगेटिव जाता, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। देखिए इसका ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से। इसका ग्राफ यदि देखा जाए तो ये ऐसे जाएगा। तो ये हो गया आपका पैराबोला। अब इन्होंने क्या बोला है, ये पैराबोला दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इन्होंने एक बात और क्या बोला है कि द लाइन y इक्वल टू 4, तो आपको लाइन का मतलब एक लाइन ड्रॉ करना है जो y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 4 स्ट्रेट लाइन है, और इसका जो लाइन होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो y में आप 4 यूनिट चले जाइए और x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, तो ये हो गया आपको y इक्वल टू 4। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द लाइन दिस। इसका मतलब आपको कौन सा एरिया निकालना है, तो आपको जो एरिया निकालना है वो ये एरिया निकालना है, ये निकालना है एंड ये निकालना है। मतलब ये दोनों ही निकालना है, अब बात को समझिए। चूंकि ये y मतलब y एक्सिस पर है, ये जो एरिया प्लॉट हो रहा है वो y एक्सिस पर है, और इधर x है, इधर x एक्सिस है। अब आपको y एक्सिस पर लेना है तो लिमिट जो लेना पड़ेगा वो y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो y का लिमिट ये 4 तक गया है, तो ये यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है भाई, x एक्सिस है, तो ये जो लिमिट जाएगा दैट इज y इक्वल टू 0। ये जो लाइन आप देख रहे हैं x एक्सिस का, तो ये हो गया आपको y बराबर 0। तो 2 लाइन होना चाहिए, मतलब 2 लिमिट, एक मतलब इनिशियल और मतलब एक लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट आपका y0 और अपर लिमिट y इक्वल टू 4। अब रही बात कि मतलब क्या होगा, उसका कैसे निकालेंगे, तो आप पढ़े होंगे मतलब एरिया निकालने का जो कॉन्सेप्ट था, एरिया का ये फार्मूला था कि यदि आपका ये ग्राफ है और हमारे पास कोई फंक्शन इस तरीके से हो, यदि हमारे पास कोई ये फंक्शन दिया हो ऐसे, सपोज लेट्स से दिस इज अ फंक्शन, और हमसे ये पूछा हो कि भाई y एक्सिस पर कितना एरिया प्लॉट हो रहा है, एंड लेट्स से दिस इज y इक्वल टू a एंड दिस इज y इक्वल टू b, तो y एक्सिस पर कितना एरिया प्लॉट होगा ये, तो इसका फार्मूला था एरिया इक्वल टू x dy एंड दिस इज y का वैल्यू y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का मतलब यूज है यहाँ पर। दूसरा ये y एक्सिस पर है, यदि x एक्सिस पर होता
तो वाई डी एक्स न मतलब एक्स डी वाई ना हो करके वो हो जाता वाई डी एक्स। खैर अभी वाई एक्स इस पर है, तो देखिए इसका एरिया क्या होगा, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, तो अभी हम ये जो एरिया देख रहे हैं इधर वाला एरिया निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का और उसको डबल कर देंगे। तो चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया वाई डी एक्स होता है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ और 0 to 4 एंड दिस इज एक्स डी वाई, एक्स डी वाई। अब यहाँ पर 2 भाई 0 to 4 एक्स, अब एक्स क्या होगा यहाँ से आप देख लीजिए, तो एक्स होगा आपको रूट वाई, आप चाहे तो y का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं y का पावर 1/2 एंड दिस इज डी वाई। इसका यदि मतलब इंटीग्रेशन किया जाए तो ये होगा y का पावर 3/2 एंड दिस इज 3/2, और जो लिमिट है तो वो आप लिमिट रख दीजिए 0 to 4, यहाँ 2 इसको हम ऊपर करेंगे तो 2/3 होने वाला है, और y का वैल्यू मतलब y टू दी पावर 3/2 एंड दिस इज 0 to 4। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। भाई इसमें 4 रखेंगे तो 4 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2, तो 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर 4/3 आने वाला है, ये जो 4 का पावर 3/2 है इसको हम 2 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं एंड दिस इज 3/2। ये 2 से 2 कटेगा तो आपको मिलने वाला, आपको क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है आपको 4/3 एंड दिस इज मतलब 2 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 मतलब 4 × 8/3, 8 4 जा 32/3 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। तो इसमें हो जाएगा आपको 32/3, 32/3 दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका मतलब फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग, और ये अभी आपको एमसीक्यू में पूछा गया है और यही चीज़ आपको मतलब सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट मतलब अलजेब्रा, और अलजेब्रा से आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है पूरे अलजेब्रा में। तो एक मार्क्स का तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं, और ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि इसका क्या होगा। तो ये काफ़ी आसान है, आपको बस इसको सॉल्व करना है। तो आप मतलब कोई भी रो या कॉलम से लेकर के जा सकते हैं। तो जैसे हम फर्स्ट रो के अबाउट, पहला रो है उसके अबाउट सॉल्व करना चाहेंगे, तो जैसे आप इधर से भी जा सकते हैं। तो जैसे हम 1 लेंगे, यदि हम 1 लिए तो 1 जैसे ही लेंगे तो क्या करना पड़ेगा भैया, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पहला रो पहला कॉलम को हटा दीजिए, तो जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट है मतलब उसको आप लिखिए। तो -1 × 2, तो ये -2 और ये 0 हो जाएगा आपका। -4 होगा, यदि हम 4 लेते हैं तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी जो एलिमेंट है उसको आप रखिए। तो 9 2 जाए 18 होगा, और -4 5 जा 20 होने वाला है। भाई +3 लिखना है, यदि आप 3 लेते हैं तो आप 9 × 0 तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपको मतलब 5 देने वाला है। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 एंड दिस इज 18 - 20, तो -2 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ये 5 3 जा 15 होने वाला है। 5 3 जा 15, 8 - 2 ये 6 + 15, 15 एंड 6 तो ये 21। तो इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया इसका आंसर। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलस का क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन अभी तक देख लिए। ये क्वेश्चन मतलब सबसे पहले आपने मोनोटोनिसिटी का, और फिर आप एरिया अंडर कर्व, और ये तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, इसको इंटीग्रेट करना है, फिर इंटीग्रल का क्वेश्चन है। अब आप इसको बनाएंगे कैसे, तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि मतलब पुट करें, सब्स्टिट्यूट करें, क्या करें। तो थोड़ा सा आप मतलब ध्यान से देखिए कि इसमें क्या कर सकते हैं। √x + x लिखा हुआ है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू दिस इज i। यदि हम यहाँ पर, ये कलर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर हम i लिखे, i इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे 1/√x, मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 + √x, 1 + √x एंड दिस इज dx। अब आप क्या कर दीजिए, ये जो 1 + √x दिख रहा है इसको आप टी पुट करिए, मतलब 1 + √x को टी पुट करेंगे। जैसे इसको टी पुट करेंगे तो ये 2√x एंड दिस इज dx एंड दिस इज dt। तो भाई 1/√x dx क्या बना 2 dt। तो ये जो आप देख रहे हैं 1/t, और ये dx और √x मिल करके आपको दे दिया
टू डी टी, तो डी टी मैंने यहाँ लिखा, टू यहाँ लिखा, ये टू होगा, और 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, तो यहाँ पर हम log t रखेंगे, मॉड के अंदर रख दीजिए, दिस इज 2, दिस इज log, और t हमने किसको माना था, 1 प्लस रूट एक्स को, सो दिस इज 1 प्लस रूट एक्स, एंड चाहे तो मॉड में रखिए, एंड दिस इज प्लस सी। तो यहाँ जो आंसर होने वाला है 2 इंटू लॉग 1 प्लस रूट एक्स, 2 इंटू लॉग रूट एक्स प्लस 1, तो ये ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अलजेब्रा से है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, और ये मतलब काफ़ी आसान क्वेश्चन है एडिशन से रिलेटेड। अब आप देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक्स वाई जेड ए बी सी निकालना है, इक्वेटिंग द corresponding एलिमेंट ऑफ द बोथ द मैट्रिसेज। और ये आप तभी कर सकते हैं, मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब उसका ऑर्डर सेम होगा। तो ऑर्डर ऑफ कोर्स दोनों का सेम है, क्योंकि ये 3/3 है और ये भी 3/3 का है, तो सेम है। अब आप यहाँ पर देखिए, इसका जो a11 है और इसका a11 दोनों सेम होना चाहिए, तो x प्लस 3 जो है 0 के इक्वल होना चाहिए, तो x का वैल्यू -3 आया। अब बात को समझिए, x का वैल्यू -3 आया, इसका मतलब इसका आंसर या तो a होने वाला है, नहीं तो c होने वाला है। तो b तो बिल्कुल नहीं होगा और d बिल्कुल ही नहीं होगा, मतलब दो ऑप्शन ऐसे ही हट गया। अब आप क्या करिए, सारे वैल्यू मत निकालिए, आप ये देख लीजिए कि कौन सा डिफरेंट है। y दोनों में सेम है, z दोनों में सेम है, a -2 चलिए a अलग अलग है, तो a को केवल हम मिला लेंगे, मेरा काम हो जाएगा। मतलब a कहाँ पर मिला ले, तो इसको a यहाँ पर आपको दिख रहा है, और यहाँ पर इसका जो ये a21 a22 है, तो a22 मतलब a-1 इज इक्वल टू -3, यहाँ से आपको इसको इधर भेजेंगे तो -3 + 1, तो a का वैल्यू -2। अब आप देखिए a का वैल्यू -2 किस में है, a का वैल्यू -2 किस में है भाई, a का वैल्यू -2 यहाँ 2 है, यहाँ -2 है। देखिए a का वैल्यू -2 और x का वैल्यू -3, जबकि इसमें बोला कि a का वैल्यू 2 है, तो ये बात इसका गलत है। कहने का मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आपको पहला ऑप्शन, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब ये नहीं कि नहीं मैं तो पूरा ही निकालूंगा, मैं तो पूरा ही कैलकुलेटर, टाइम वेस्ट होगा आपका। एमसीक्यू है, जितना जल्दी आप बना सके, तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना चाहिए। यदि ऑप्शन इस तरीके से दिया हो तो ऑप्शन का हेल्प ले करके आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। हाँ, फिर भी आपको लग रहा है, आपको टाइम मतलब चाह रहे हैं कंज्यूम करें तो कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत ही मतलब हार्मफुल रहेगा। तो ये इसका आंसर आ गया, बशर्ते कि ये दोनों वैल्यू आपका सही आना चाहिए, ये भी बात सही है, गलती से ये नहीं कि कुछ से कुछ आ गया। तो ये दो आंसर निकाल करके अब आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हालांकि यदि आप मैच करना चाहे तो 1-2 वैल्यू और भी आप मैच कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप मिलाना चाह रहे हो तो देखिए हम मिला सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला, देखिए यहाँ पर इसका ये 3-1 है जो है, b-3 है, देखिए b-3 है, और इसका 3-1 मतलब थर्ड रो पहला एलिमेंट पहला कॉलम, तो वो है 2b + 4 ये होगा। अब 4 को इधर भेज दीजिए तो -7, और 2b इधर आएगा तो माइनस, मतलब 2b - b, तो ये हो जाएगा आपको b एंड दिस इज -7। कहने का मतलब b का वैल्यू जो आया -7, तो इसका b का वैल्यू -7 देखिए ऊपर वाला में ही है, यही है। ये फिर यहाँ पर गलत हो गया, ये अभी गलत हो गया सेकेंड वाला। तो मतलब इस तरीके से बना सकते हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मतलब प्रोबेबिलिटी का अलग से आप देखे ही है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, अ कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, गिवन दैट द पिक्ड कार्ड इज अ क्वीन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड टू बी अ कार्ड ऑफ अ स्पेड, मतलब स्पेड है। अब ये जो क्वेश्चन है, जैसे ही आपको यहाँ पर दिखा कि गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, इसका मतलब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है। जैसे पी ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, पी ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, या नहीं तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ इट इज गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यदि बी हुआ है तो ए का प्रोबेबिलिटी, या नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो यहाँ दो इवेंट आपको मानना चाहिए, दो इवेंट आप खोजिए कि कौन सा दो इवेंट है। तो मान लेते हैं गिवन दैट, क्या बोला, कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, गिवन दैट द पिक्ड कार्ड इज क्वीन। तो आप यहाँ पर लिखिए कि ए क्या है आपका, पिक्ड कार्ड इज क्वीन, ये क्वीन है, और दूसरा बी किसको मानते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड टू बी द स्पेड, ये जो कार्ड है वो स्पेड होना चाहिए। अब बात को समझिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है
कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्ड, मतलब स्पेड का हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इट इज गिवन दैट ए, जब आपको ए दिया हो, इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। खैर ये होता क्या था भैया, तो ये आपको यदि याद होगा तो नंबर ऑफ ए, या तो आप प्रोबेबिलिटी लिखिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी। इसी को आप चाहे तो ये भी फार्मूला आप लगा सकते हैं कि मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी ये बी ए नीचे है तो यहाँ पर ए होगा, ये होगा, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या तो आप ऐसे याद रखें या नहीं तो नंबर के फॉर्म में याद रखिए। तो यहाँ नंबर के फॉर्म में याद मतलब ज़्यादा कन्वीनियंट है। कभी कभी आपको प्रोबेबिलिटी दिया रहता है, अभी नंबर से हो जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे तो हमको यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल और स्पेस से डिवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज किए। अब देखिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी, ऐसे कितने कार्ड हैं जो मतलब क्वीन भी हो और स्पेड भी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल मतलब 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में टोटल 4 सेट होते हैं, स्पेड डायमंड हार्ट क्लब, स्पेड डायमंड हार्ट क्लब। तो स्पेड और ये 13 ईच होता है। तो स्पेड में भाई जैसे कोई किंग है तो किंग 4 होगा, क्वीन है तो 4 क्वीन है, एक ये जो क्वीन है तो एक स्पेड, एक डायमंड, एक हार्ट, एक क्लब। तो ऐसे कार्ड जो क्वीन भी हो और स्पेड भी है तो वो एक ही होगा। तो यहाँ पर 1 और नंबर ऑफ ए मतलब क्वीन, टोटल नंबर ऑफ क्वीन होते कितने हैं तो 4। तो मतलब ये क्या हो गया भैया, यहाँ पर आ गया 1/4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप चाहे तो इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईटीएफ का क्वेश्चन है, और इसमें फिर से आपको उसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। एक्स आईटीएफ का जो कॉन्सेप्ट है, डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कॉस इनवर्स का। कॉस इनवर्स -1/2, तो कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई, मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट। तो चूंकि ये निगेटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप देखिए क्या पूछा गया है, x इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, ये दिया हुआ है भाई। कॉस इनवर्स -1/2, यदि ये कॉस इनवर्स 1/2 होता, जरा सोच के देखिए, यदि ये कॉस इनवर्स 1/2 होता तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता, और ये होता मतलब 60 डिग्री के लिए होता तो π/3 होता। तो भाई π/3 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन आपको लेना क्या है, 0 से पाई में लेना है। तो कॉस इनवर्स x ये जो होता है, ये जो भी वैल्यू देगा वो 0 to पाई में, 0 और पाई पे क्लोज्ड इंटरवल होता है, तो 0 to पाई में होता है। लेकिन हमको चूंकि सेकेंड में लेना है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा आपको पाई माइनस π/3 जो कि 2π/3। यदि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना रहता तो π/3 बोलते, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट का लेना है तो पाई माइनस π/3 जो कि 2π/3 आएगा। तो इसका आंसर मतलब x होगा 2π/3। खैर आपसे केवल x नहीं पूछा है, आपसे पूछा गया है कि x प्लस π/3 बताइए। तो x हमारे पास कितना है भैया, 2π/3 निकाले हैं, और π/3 इसमें ऐड करके बताइए क्या होगा। तो ये आपको होगा 3π/3 और ये 3 कैंसिल होगा तो पाई, तो ये पाई इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कैलकुलस का है, और आप देख पा रहे हैं तो ये मतलब डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कैलकुलस से ये क्वेश्चन आ रहा है। क्या बोल रहा है, x mod x, और तब पूछ रहा है कि आपको मतलब डेरिवेटिव बताइए। तो भाई यहाँ पर आप जरा गौर से देखिए, हम इस फंक्शन को मॉडुलस फंक्शन को यदि ब्रेक करें तो ये क्या मिलेगा, ये आपको x mod x का जो वैल्यू होता है या तो x होगा या नहीं तो -x होने वाला है। ये कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये तब जब x लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये x² हुआ और ये -2x हुआ। दिस इज x व्हेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जब ये x लेस देन 0। अब यहाँ से f' यदि हम निकाले तो क्या हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा x²। यहाँ पर आपको, ये मैंने गलत लिख दिया है, यह आपको माइनस x² होगा,
अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x और ये -2x होगा। दिस इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0। अब आपसे पूछा गया है कि डेरिवेटिव, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये दो चीज़ें लिखा हुआ है, यदि हम इसको मॉड के फॉर्म में लिखे तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2 mod x? यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये वेक्टर का क्वेश्चन है, क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है और पूछ रहा है कि आप एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए और बी के बीच क्या एंगल है वो बताइए। तो इसको निकालना बहुत ही आसान है, आप जानते होंगे एज वी नो दैट ए क्रॉस बी, आपको यदि पता होगा तो ए क्रॉस बी आपने पढ़ा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा एंड देन यूनिट वेक्टर एन, ये होता है मतलब ए क्रॉस बी। यदि हम इसमें मैग्नीट्यूड ले ले, मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले ले, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ये बन जाएगा आपको मतलब सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और ये जो एन कैप है इसका भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मतलब इस पूरे का मैग्नीट्यूड, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और ये यूनिट वेक्टर है एन कैप, इसका मैग्नीट्यूड, तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये हो गया आपका साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। आप चाहे तो डायरेक्ट लगा ले, मतलब हमको तो समझाना है इसलिए हम इतना लिख रहे हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट साइन थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी का भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ए क्रॉस बी का ये आपका रिजल्ट है, ए क्रॉस बी जहाँ कहीं भी आए तो आप इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो चूंकि हमको साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो भाई ए क्रॉस बी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 1, दिस इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है 1, तो ये हो गया आपका 1/2। अब आप देखिए कि साइन थीटा कितने डिग्री के लिए 1 होता है, तो साइन 30 डिग्री जो होता है 1/2 होता है, तो यहाँ से थीटा हो गया आपको π/6, π/6 इज द करेक्ट आंसर, π/6 मतलब 30 डिग्री, तो ये है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, सॉरी मतलब ये इंटीग्रेशन तो पूछ ही रहा है, बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो ये कैलकुलस का क्वेश्चन है, और सेकेंड पार्ट जो है इसका इंटीग्रल कैलकुलस वहाँ से है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक फॉर्म है जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ से ये क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फॉर्म है, मतलब पूरे पेपर में क्या फॉर्म है क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन में टोटल 3 फॉर्म आएंगे, वेरिएबल सेपरेबल, फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 फॉर्म है, एक dy/dx py इक्वल टू q, और दूसरा dx/dy एंड देन px प्लस q, px इक्वल टू q। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो dy/dx, यदि हम x को हटाए या x से दोनों तरफ आप डिवाइड करें तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा -1/x एंड दिस इज y, और x से यदि आप डिवाइड करेंगे तो ये x बच जाएगा। खैर मैंने इसको अरेंज किया। अब आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपको dy/dx, दिस इज py एंड दिस इज q। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ टाइप 1 है, टाइप 1 का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर p क्या है तो -1/x। अब ये पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था भैया, याद करिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था आपका e⁻p एंड दिस इज dx, तो ये हो जाएगा आपका dx। यहाँ से हम लोग e लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ p के जगह हम लोग -1/x एंड दिस इज dx। भाई e⁻ माइनस को बाहर किया 1/x एंड दिस इज dx, यह आपका e⁻, और 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log x होता है, तो हम यहाँ पर log x लिखने वाले हैं, चाहे तो मॉड में रख दे तो और बेहतर है। e⁻log x log mod x, चूँकि यहाँ -1 है तो ये जो -1 है हम इधर ले जाएंगे पावर में, अब ये बन जाएगा। अब आप इसको ज़रा गौर से देखिए, ये log का जो बेस है ये क्या लिखा हुआ है log, और ये यहाँ पे
बेस में ई है, मॉड एक्स है और इसका पावर -1 है। बात को समझिएगा, लॉग का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है और ये मतलब काफ़ी यूज में आता है। क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ये है कि यदि कोई नंबर बी है, उस बी का पावर लॉग हो और लॉगरिथम ऑफ ए, और लॉग का लॉग जब भी लॉग लगेगा तो उसमें दो चीज़ होता है, लॉग किसका और उसका बेस क्या है। तो लॉगरिथम ऑफ ए और यहाँ बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन मान लीजिए लॉग का बेस जो है यहाँ पर बी है, लॉग का बेस जो है ये बी है भाई मेरे, लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी, और यहाँ यदि बी है और ये भी बी ही है, यदि ये दोनों सेम हो गया तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो है वो ए होने वाला है। तो ठीक यही प्रॉपर्टी यहाँ लगेगा, ई और ई सेम है तो ये हो जाएगा x टू दी पावर -1, और ये 1/x, या तो 1/x लिखिए, नहीं तो मॉड में भी रखेंगे तो मतलब ये ज़्यादा बेटर है, तो 1/x। तो कहने का मतलब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देख रहे हैं मतलब एमसीक्यू भी इतना आसान नहीं है कि डायरेक्ट पुट करे और बन जाएगा। एमसीक्यू बनाने के लिए भी आपको तगड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसीलिए जितना बेहतर प्रैक्टिस हो सके उतना मतलब आप करने की कोशिश करिए। और मतलब सैम्पल क्वेश्चन पेपर इज मस्ट, अभी के समय में आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर तो जरूर बनाना चाहिए, एक सैम्पल पेपर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अगेन कैलकुलस का क्वेश्चन है और ये मतलब कंटिन्यूटी से है, डिफरेंशियल कैलकुलस। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो जिनको पता होगा वो काफ़ी आसानी से बना सकता है क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो इसमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत भी नहीं है और मतलब चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको यदि हम रिजॉल्व करेंगे तो एक फंक्शन बनेगा, बट वो मॉडुलस फंक्शन आएगा, मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करेंगे वो कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब ऐसे पॉइंट गिन करके बताइए जहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होता है। मेरे भाई ये कहीं पर डिसकंटिन्यूअस होगा ही नहीं, इट इज़ कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो फिर हम इसमें क्यों मतलब बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 0, तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सो द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप चाहे तो उसको पूरा मतलब फंक्शन बनाइए, इसमें आप पूरा फंक्शन बनाइए फिर चेक करिए तो वही आने वाला है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द फंक्शन, दिस अगेन फंक्शन का क्वेश्चन है और पूछ रहे हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब जो भी है क्या है ये। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, हम दोनों ही तरीका आपको बता रहे हैं। सबसे पहला तो जो कैलकुलस का मेथड है, कैलकुलस का जो प्रॉपर्टीज है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब कॉन्सेप्ट यूज करके, तो यहाँ पर हम dy/dx मतलब f' निकालेंगे। यदि आप f' निकालते हैं तो यह आएगा आपको 3, इसका डिफरेंशिएशन 3 होने वाला है, 17 का 0 हो जाएगा, x का 1। अब ये जो dy/dx है, अब ये 3 है, ये देखिए एक पॉजिटिव नंबर है। मैंने बताया था कि यदि dy/dx पॉजिटिव है, इफ dy/dx इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब हम बोल सकते हैं सो fx जो है, fx इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो इसका आंसर होने वाला है दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन होल रियल नंबर, पूरे रियल नंबर के लिए इंक्रीजिंग है। ये मेथड 1 है, इसको आप चाहे तो आप इसको मेथड 2 से भी बना सकते हैं। इसका मेथड 2 देखिए, मतलब बिना कैलकुलस का यूज किए ग्राफ का कॉन्सेप्ट देखिए क्या दिया है, fx मतलब y और क्या लिखा हुआ है 3x + 17। भाई इसको ज़रा आप ध्यान से देखिए और 11th में जो कॉन्सेप्ट था उसको आप एक बार मतलब उसमें ध्यान दीजिए कि वो क्या था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, y = mx + c, m का वैल्यू क्या है 3 और c का वैल्यू क्या है 17, c मतलब y में कितना इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट जो है आपका पॉजिटिव है, तो ग्राफ जो है y एक्सिस को ऊपर कट करेगा, और ये m का वैल्यू 3 है, तो इसका ग्राफ यदि आप बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो भाई ये ग्राफ देख करके आप बता सकते हैं कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और ये ग्राफ किसका है, तो y = 3x + 17। मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट जो फंक्शन दिया था उसका ग्राफ ड्रॉ किया, और ग्राफ देख करके लग रहा है कि ये तो हमें ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये इंक्रीजिंग है फॉर ऑल एक्स मतलब बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये हो जाएगा दिस इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू r। तो कहने का मतलब वही ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी से है, और मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। पहले तो आप देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है। पी ए पी बी दिया हुआ है, पी ए यूनियन बी और पी बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। बी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यदि आप प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कलर दिख रहा है, यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर। इसका मतलब, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आप या तो ये फार्मूला याद करिए या तो ये फार्मूला यूज करिए, नहीं तो आप चाहे तो इसका ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब इसी का एक और फार्मूला है, क्या फार्मूला है? तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ ए, या तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में या नहीं तो नंबर के फॉर्म में। कभी कभी नंबर के फॉर्म में, मतलब वो निकालना ज़्यादा आसान होता है, और कभी कभी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट दिया रहता है, तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। अभी चूंकि प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो यही यूज करेंगे। अब इसमें क्या होगा वो ज़रा देखिए। इसमें हम लोग को ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है, तो वो ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा ये ज़रा समझिए। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिया हुआ है, ये ए यूनियन बी, एडिशन थ्योरम का आप कॉन्सेप्ट यूज करिए। क्या होता है एडिशन? यदि आप जानते होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आप याद करिए क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एडिशन थ्योरम है प्रोबेबिलिटी का, या नहीं तो इसी को प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन के नाम से भी जाना जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है? 3/4। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 3/4, 3/4। पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 5/8। एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। भाई मेरे, ये आपको 3/4 है, इसको यदि आप ऐड करेंगे तो 3/8 एंड 5/8, तो ये हो जाएगा 8/8। और यहाँ पर ये आपको मिलने वाला है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 8/8 मतलब 1, एंड दिस इज माइनस 3/4। इसको यदि आप मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 4 माइनस 3, तो ये 1/4 होने वाला है। तो हमारे पास इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी आ गया। अब इस वैल्यू को क्या करने वाला है, ये जो 1/4 आया है इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। जैसे आप इसको यहाँ पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जरा सोचिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये 1/4, और इस पूरे को डिवाइड कर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका क्या है? 3/8। तो ये होने वाला है 1/4 मल्टीप्लाई बाई 8/3, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा आपका 2/3। तो कहने का मतलब 2/3 इज द करेक्ट आंसर। तो यदि आप इसमें देखेंगे तो 2/3 जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था मतलब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए इसको देखते हैं। अगेन मतलब कैलकुलस का क्वेश्चन है। कैलकुलस तो एकदम पूरा छाया हुआ है पूरे पेपर में, और एमसीक्यू सब्जेक्टिव में भी अच्छा खासा क्वेश्चन होगा। देखिए इसमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड दिस इज कंटिन्यूस एट x = 0 एंड देन 4 टाइम्स ऑफ f0, मतलब f0 आपसे पूछा गया। अब बोला गया है कि ये कंटिन्यूस है। अब आप समझिए, यदि ये कंटिन्यूस है तो कुछ लोग मतलब ये डायरेक्ट पुट कर देगा। यदि आप डायरेक्ट पुट करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, चूंकि f0 जैसे fx दिया हुआ है, तो f1 पूछेगा तो क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे, 2 कहेगा तो 2 पुट करेंगे, 3 तो 3। तो उसी तरह से f0 पूछ रहा है तो f0 पुट करेंगे। तो ज़रा आप देखिए f0 आप पुट करेंगे तो क्या होने वाला है। यदि हम इसमें f0 यहाँ रखेंगे तो f0 तो ये क्या होने वाला है, 4 + 0 मतलब 4 हो जाएगा, -2/0। दिस इज 2 - 2/0, दिस इज 0/0। अब 0/0 बहुत लोग कहते हैं कि इन्फिनिटी हो जाएगा, कुछ बच्चे कहेगा 0 हो जाएगा। मतलब अभी तक बच्चे को परेशानी है। 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अनडिफाइंड टर्म है। टोटल आपको 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपको मिलेगा। 0/0 ∞/∞, 1 to the power infinity, infinity minus infinity, infinity to the power 0। तो इस तरीके से आप यदि देखेंगे तो टोटल
7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होंगे। यहाँ पर आपको 0/0 है, ये अनडिफाइंड है, दिस इज अनडिफाइंड टर्म है। अब ये होगा कैसे? तो चूंकि आपको बोला गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो यदि कंटिन्यूअस है तो हम ये बोल सकते हैं कि सिंस एफ एक्स, यह आपको बहुत जल्दी मतलब क्लिक कर देना चाहिए, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। चूंकि फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, सो क्या बोलेंगे, f0, सो f0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और भाई मेरे ये काम हम करेंगे ही नहीं, लेफ्ट और राइट बारी बारी से नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, चूंकि फंक्शन मेरा 0 से आगे या 0 मतलब अदर देन 0 एक ही फंक्शन दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे f0 और सीधा बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड दिस इज f(x), ये हो जाएगा। तो क्यों ना हम इस लिमिट को सॉल्व कर ले। तो पूछ रहा है ये फंक्शन है लिमिट का क्वेश्चन, और ये तभी बनेगा जब आपको 11 का लिमिट आता हो। यदि लिमिट पे कमांड नहीं होगा तो परेशानी होने वाली है। तो कंटिन्यूटी तभी आपसे बनेगा जब आपको लिमिट पे ज़बरदस्त कमांड हो। तो यहाँ से अब इसको क्या करने वाले हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और एफ एक्स क्या है, 4 + x -2 अपॉन x, इसको सॉल्व करना है। अब लिमिट के क्वेश्चन में आप जाके देखिए अलग अलग फॉर्म था। अब कुछ लोग इसको रेशनलाइज करेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा मतलब बनेगा, तो लेकिन टाइम टेकिंग है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम आपको एक इसका शॉर्ट मेथड बताने वाले हैं। शॉर्ट मेथड मतलब एल हॉपिटल्स रूल एक मेथड है, जिसमें आपको यदि आप इसको रखें तो ये 0/0 होने वाला है। नो डाउट इसको स्क्वायर रूट दिया हुआ है 4 + x - 2। आपको एक मेथड ये है कि 4 + x माइनस यहाँ पर प्लस 4 + x + 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए और 0 पुट कर दीजिए, बन जाएगा। लेकिन चूंकि MCQ है तो MCQ में आप कैसे भी बना लीजिए, चूंकि NCERT में ये मेथड है नहीं जो हम अभी बताने वाले हैं, लेकिन ये है बहुत काम का मेथड। चूंकि MCQ में आपको तो कोई देखने वाला है नहीं कि आपने कैसे बनाया। तो ये 0/0 का यदि फॉर्म आ रहा है तो आप एल हॉपिटल्स रूल लगा सकते हैं। तो यूजिंग LH रूल, शॉर्ट में आप LH रूल बोल सकते हैं। तो यदि आप इसको लगाएंगे तो इसमें करना क्या रहता है वो जरा समझ लीजिए भाई। ऊपर और नीचे डिफ्रेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1/2 √4 + x, और इसका तो 0 ही हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब आप इसको देखिए तो ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 1/2 2 टाइम्स ऑफ 4 + x। अब आप इसमें 0 रख दीजिए तो 1/2, दिस इज 4 + 0 इज 4, ये हो जाएगा 1/2 × 2 एंड दिस इज 1/4 इज द आंसर। तो ये आपका सही आंसर है। 1/4 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने बनाया। आपको यदि ये मेथड नहीं जानते, सपोज ये नहीं जानते हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 4 + x -2, सॉरी ये रूट के अंदर है, बाहर है, माइनस बाहर है, तो इसको हम क्या करेंगे 4 + x लिखेंगे और यहाँ +2 लगाएंगे। दिस इज अगेन 4 + x +2। इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अब ये ऊपर a - b a + b, तो a² - b² ये आपका हट जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको मतलब आगे प्रोसीड कर सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये यदि हम बनाए तो लिमिट x टेंड्स टू 0, a² मतलब रूट हट जाएगा, तो ये 4 + x होगा, और b² मतलब 2 का स्क्वायर जो कि 4 होगा, और x मल्टीप्लाइड बाय √4 + x +2, यहाँ से 4 कटेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज x/4 + x +2, और ये यहाँ पर x है तो x कैंसिल हो जाएगा, 0 रखेंगे। यदि अब हम इसमें 0 रखें, तो 4 + 0 4, 4 का रूट 2, 2 + 2, तो 2 + 2 आपको 1/4 देने वाला। तो दिस इज ऑल्सो द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, और पूछ रहा है कि मतलब इसका वैल्यू बताइए जब x = -1 है। तो इसका दो उपाय, या तो x अभी -1 रख दीजिए, x = -1 रख दीजिए, या नहीं तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद, दोनों ही तरीके से आप बना सकते हैं। तो हम चलिए -1 रख दिया यहाँ पर। यदि हम -1 रखेंगे तो ये -1 - 7 होगा,
यहाँ -1 होगा, यदि यहाँ -1 रखेंगे तो -5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपको -4। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा माइनस, और 7 1 जा 7, 4 - 7 -3, तो ये हो जाएगा आपका -3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, कैलकुलस का है, और इंटीग्रल कैलकुलस जो है वहाँ से ये क्वेश्चन है। कैलकुलस का लास्ट चैप्टर जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, और वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वहाँ पर आपको ऑर्डर एंड डिग्री दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, मतलब एमसीक्यू में, कभी ऑर्डर पूछ देगा, कभी डिग्री पूछ देगा। अब आप देखिए इसमें से क्या पूछा गया है। इसमें यदि ऑर्डर पूछता तो सेकेंड ऑर्डर होता, d2y हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मतलब 2 होता, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, मतलब डिग्री बताइए। तो मेरे भाई डिग्री आप तभी बता पाएंगे जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx के टर्म में एक पोलिनोमियल बन रहा होगा, dy/dx के टर्म में पोलिनोमियल। अब आप इसको देखिए तो ये पोलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट पोलिनोमियल इन dy/dx, दिस इज नॉट पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ dy/dx। और यदि ऐसा नहीं है तो हम बोलेंगे कि इसका जो डिग्री है वो नॉट डिफाइन है, डिग्री नॉट डिफाइन। तो इसका आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यदि dy/dx आर्गुमेंट में आ जाए, मतलब किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में आ जाए, या लॉग के अंदर आ जाए, या e टू दी पावर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आ जाए, मतलब ये के मतलब इसके e के पावर में, या नहीं तो किसी कोई और नंबर के पावर में, इस तरीके से आ जाए, तो वो उस केस में, वैसे केस में आप मतलब डिग्री नहीं बता पाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन था ये वहीं से था। हाँ, ऑर्डर पूछता तो सेकेंड ऑर्डर होता, तो ये इसका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए, एसर्शन और रीजन, दो क्वेश्चन आपको एसर्शन रीजन से होगा, एक क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। टोटल एमसीक्यू मतलब 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, जिसमें कि 2 क्वेश्चन आपका एसर्शन रीजन का होगा। अब आप देखिए इसमें क्या करेंगे, एसर्शन क्या बोल रहा है कि आर इधर से डिफाइन इन दिस, एंड ये दिया हुआ है आर इधर रिफ्लेक्सिव, कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है क्या ये, तो आप चेक करिए कि क्या ये बात सही है। तो भाई रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए ये जो रिलेशन है, तो ये रिलेशन मतलब 1, को होल्ड कर रहा होगा, मतलब 1, कहने का मतलब 1, जो भी इसका एलिमेंट है 1, 1, 2, 3, ये सब बिलोंग करना चाहिए। अब जरा आप देखिए आर जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर रिलेशन क्या दिया हुआ है, आर यदि आप देखेंगे तो आर इज इक्वल टू a, b सच दैट, और b इक्वल टू a+1 ये दिया हुआ है, और ये जो a और b लेना है वो आपको यहाँ से लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज यदि हम a1 लेते हैं तो b हमको क्या लेना पड़ेगा, तो a+1 मतलब 1+1, तो ये 2 लेना पड़ेगा। अगला नंबर, यदि आप a की जगह सपोज 2 लेते हैं तो b आपका 3 होगा, यदि आप 3 लेंगे तो 4 लेना पड़ेगा, यदि आप 4 लेंगे तो 5 लेना होगा, 4, 5, और यदि 5 लेंगे तो 6 लेना पड़ेगा। 6 लेंगे तो 7 होता, और 7 है नहीं तो इतना ही आएगा। तो इस रिलेशन में जो एलिमेंट आएगा इस रिलेशन के अंदर वो टोटल इतना ही, मतलब ये चूंकि दिया हुआ था, आसान था ये रिलेशन बनाना, तो मैंने रिलेशन ही बना डाला, तो ये रिलेशन आ गया। यदि रिलेशन नहीं बनता है तो फिर आप चेक करिए कि 1, 1 है या नहीं, 2, 2 है नहीं, कहीं भी एक जगह फेल हो गया तो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि क्या इसमें मतलब a, क्या a, बिलोंग कर रहा है आर में, ऑफ कोर्स ये नहीं बिलोंग कर रहा है। a, मतलब क्या 1, 1 क्या इसमें रिलेशन में है, बिल्कुल नहीं है। क्या 2, 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब खुद से रिलेशन नहीं है, और यदि ऐसा नहीं है तो ये जो आपका दिया हुआ रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, और यदि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो एसर्शन जो है आपका फॉल्स है। अब आप एक बार रीजन को चेक करिए कि रीजन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ये रिलेशन आर दिया हुआ है गिवन बाय द सेट, दिस इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। तो मेरे भाई ये सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन क्या है कि यदि a, b बिलोंग कर रहा है आर में, दिस शुड इम्प्लाइज b, a विल ऑल्सो बिलोंग टू आर। यदि a का b से रिलेशन है तो b का a से होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए 1, 2 रिलेशन में है, यहाँ पर 1, 2 रिलेशन में है,
दिस इम्प्लाइज यहाँ पर 2,1 भी होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स है 1 का 2 से तो 2 का 1 से। तो ये जो रीजन जो है, रीजन एसर्शन और रीजन दो चीज़ है यहाँ पर। यह आपका हो गया, रीजन जो है आपका ये ट्रू है, रीजन इज ट्रू, लेकिन एसर्शन जो है ये फॉल्स है, ये फॉल्स। तो इसमें टोटल आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, मतलब ए, बी, सी और डी, और मतलब उसके अकॉर्डिंग देना रहता है। तो इसमें यदि बात किया जाए तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, तो ये हो जाएगा आपका एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज, एसर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसके जस्ट ऊपर में आपको लिखा रहता है, मतलब क्वेश्चन के ऊपर में, कि इसमें से टिक करिए कौन सा है। तो जिसमें एसर्शन ट्रू हो, रीजन फॉल्स हो, तो ये ऑप्शन नंबर डी होता है आपका। तो इस तरीके से इसको हम बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन मतलब वेक्टर का है और पूछ रहा है कि मतलब ये कौन सा सही है। द एक्यूट एंगल बिटवीन दिस इज π/4। तो ये तो निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। तो भाई ये आपका एक लाइन दिया हुआ है और एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकाल करके बताना है कि क्या π/4 है या नहीं। तो आप चेक करिए, ये वेक्टर है भाई, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये समझिए ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो मतलब वेक्टर होता है, इस डायरेक्शन में यदि बात किया जाए तो यूनिट वेक्टर यदि लेंगे तो ये आई कैप, ये यूनिट वेक्टर होता है इस डायरेक्शन में। अब हमारे पास आपको एक लाइन दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है इस तरीके से, लेट्स से दिस इज द लाइन, ये लाइन दिया हुआ है और लाइन क्या दिया हुआ है, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी के फॉर्म में होना चाहिए। ये लाइन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाया। तो आप क्या करिए, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या है, वेक्टर आई मैंने लिया और इस लाइन के साथ, तो लाइन किसके पैरेलल है, बी के, वेक्टर बी। तो आपको करना क्या है, ये जो एंगल थीटा है, ये कॉस थीटा क्या करना है, ये आई और बी के बीच का एंगल होना चाहिए। तो करेंगे क्या, इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू बी डॉट आई डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड एंड आई का मैग्नीट्यूड। तो भाई बी यहाँ पर देखिए, इस लाइन का बी कौन है, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी है आई माइनस जे। तो कहने का मतलब आई माइनस जे का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ और डिवाइड कर देना है बी का मैग्नीट्यूड। तो बी हमारे पास आई माइनस जे है। तो भाई बी का मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, जे के तो है ही नहीं, तो ये √2 होने वाला है, √2। और आई का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। अब आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये 1 होगा और ये √2 होगा। कहने का मतलब कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा हमारा 1/√2 आया। तो ऑफ कोर्स थीटा क्या होना चाहिए, π/4। अब आप चेक करिए कि थीटा आपका क्या दिया है। तो एसर्शन बोल रहा है कि इसका जो एक्यूट एंगल होगा वो π/4 होगा। तो यस, ये एसर्शन जो है ये ट्रू हुआ, दिस इज ट्रू। अब चेक करना है रीजन का, द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस इज दिस। भाई साहब अभी तो मैंने बताया है कि यदि दो लाइन दिया हुआ है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये आर इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1, आर इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 एंड दिस इज अनदर लाइन आर इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 दिया हो और लाइन के बीच का एंगल पूछ रहा हो, लाइन के बीच का एंगल इस डायरेक्शन में B1 है। यदि ये लाइन के बीच का एंगल पूछे तो लाइन के बीच का एंगल कहने का मतलब इनका जो दो वेक्टर है, लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उस वेक्टर के बीच का एंगल। तो कॉस थीटा यदि हमको लगाना होगा तो कॉस थीटा क्या लगा सकते हैं, कॉस थीटा इज B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाय B1 का मैग्नीट्यूड एंड दिस इज B2 का मैग्नीट्यूड। तो इस फार्मूला का यूज करके आप थीटा निकाल लेंगे। इन्होंने क्या बोला है कि ये जो कॉस थीटा होता है वो A1, उन्होंने क्या किया A1 और A2। भाई A1 A2 क्या है यहाँ पर, A1 तो वो पॉइंट हुआ, A1 जो है ये आपका पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिसे लाइन पास कर रहा है, जिसे लाइन पास किया, इधर जिस पॉइंट से पास किया। सो लेट्स से दिस इज B एंड दिस इज A2 वेक्टर। तो A1 A2 जो है दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग। तो उसके बीच का तो वो थोड़ी ना लेंगे, वो तो मीनिंगलेस हो गया। तो
कहने का मतलब ये जो रीजन है ये आपका फॉल्स है, तो एसर्शन इसका ट्रू है, रीजन फॉल्स है। और यदि ये होता है तो इसमें आपको सी ऑप्शन आता है, ए इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सो द ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये था आपका, इसमें डी था, इधर सी था। चलिए यहाँ से ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 जो था एमसीक्यू पार्ट, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2 को हम डिस्कस कर रहे थे। सब्जेक्टिव पेपर को हम मतलब दूसरे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ आज का लेक्चर यहीं पर ड्रॉप करते हैं और मिलते हैं हम आपको इसी सैंपल क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्टिव पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।